निरपेक्ष प्रयास और अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्रों में हमने जो हमारी मूलभूत भावना है, मानव स्वभाव की बेसिक इंस्टिंक्ट जो है कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा, कोऑपरेशन और कंपटीशन, इसके बारे में चर्चा करी और कैसे सहयोग को कंजम्पशन के साथ में और प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पादन की प्रक्रिया के साथ जोड़कर अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाता है। समाज में, हमारे राजनीतिक स्वरूप में कैसे ये दो भावनाएं ही काम करती हैं, इसके बारे में हमने कुछ चर्चा करी। अब क्योंकि हम डायनेमिक कोऑपरेशन की विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, तो डायनेमिक कोऑपरेशन क्या है, जिसमें सबसे पहले हमें डायनेमिक इस शब्द को, इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप क्या है और ये डायनेमिक कोऑपरेशन उसके साथ में कैसे संयोजित किया गया है, इसकी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं कि डायनेमिक कोऑपरेशन का, इस विचार का अगर आप परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो naveenprayas.com पर जाकर कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस किताब के प्रारंभिक परिचय और उसके बाद में इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं और कॉस्मिक कॉन्सेप्ट क्यों, ये विचार मैंने इस विचार का विश्लेषण क्यों किया और इसके वैज्ञानिक पहलुओं को, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को क्यों मैंने जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में जोड़ के एक संयोजन करने का प्रयास किया, तो उसका उद्देश्य आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। डायनेमिक का अर्थ होता है कि जो गतिशील है, यानी कोई भी संतुलन हमेशा गतिशील होता है। ये प्रकृति का एक नियम है कि हर क्षण, प्रतिपल कुछ न कुछ बदलाव जो है पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, पृथ्वी में हो रहा है, हमारे सोलर सिस्टम में हो रहा है, दूसरे ग्रहों में हो रहा है, उनके उपग्रहों में हो रहा है। और जैसा सूरज एक तारा है, इस तारे में, सूरज में निरंतर, जैसे कहते हैं कि परमाणु विस्फोट होते रहते, उससे गर्मी निकलती रहती है और हमारा जीवन जो है ना सूर्य के ऊपर निर्भर है। सूर्य एक तारा है, उसका भी एक जीवन चक्र है। इसी तरह से सूर्यों को, अरबों खरबों सूर्यों को मिला के एक गैलेक्सी बनती है, मिल्की वे बनती है। तो अगर हर तारे का एक जीवन चक्र है, तो इन गैलेक्सीज का भी कोई जीवन चक्र होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई एक ऐसी
डिसिप्लिन इनको गतिशील बनाए हुए है और साथ में इन्हें एक स्थायी एक अनुशासन का पालन करने के लिए भी उन्हें बाध्य किया जाता है। सब एक निर्धारित ऑर्बिट में के एक कक्षा में ही भ्रमण करते हैं, यानी गतिशील वो एक दूसरे के साथ में टकराते नहीं है, उनके बीच में दूरी है और उस दूरी को वो मेंटेन करके उसकी ऑर्बिट को अपनी पूरा करते हैं या जीवन चक्र को अपना पूरा करते हैं। एक ब्रह्मांड खत्म होता है, दूसरा ब्रह्मांड चालू होता है, दूसरा ब्रह्मांड खत्म होता है, तीसरा ब्रह्मांड चालू होता है। ये हमारे पुराने ऋषि मुनि इन लोगों ने बताया कि आज तक जो है ना कितने ब्रह्मांड बन चुके हैं, जिसे काल चक्र कहते हैं, और कितने इस तरह के काल चक्र पहले बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ बनी है वो विनाश होगा। इन्हें जैसे कहते हैं कि उदय उत्थान और अस्त, ये एक प्रक्रिया है जो डायनेमिक है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम अर्थात जो संतुलन है वो हमेशा गतिशील होना चाहिए। परिवर्तन की प्रक्रिया अनिवार्य है, मगर ये प्रक्रिया इसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। इस डिसिप्लिन के बिना आप अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इसी क्रमबद्ध विकास के कारण आज मानव जाति एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को, यानी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को कुछ दे के आगे जाती है। और इस तरह से जो है ना आज हम देख रहे हैं कि आज हम जिस स्तर पर अपनी साइंस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, ये एक जिसे कहते हैं ना कि हमारे पुराने पुरखों का भी उसमें उतना ही योगदान है जितना हम आज दे रहे हैं। ये ज्ञान प्राप्ति की जो जिसे कहते हैं कि क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, हम हर चीज रहस्यों को जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? इन सब बातों का, इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर जो है ये कॉस्मिक कॉन्सेप्ट में आप उसमें कुछ साउंड रिकॉर्डिंग भी मैंने डाली हुई है, तो उसको आप सुन के कुछ निष्कर्षों तक पहुंच सकते। मगर जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर हमें एक वैज्ञानिक आधार देना है तो हमें आकार, ब्रह्मांड में किस आकार, कौन सा आकार साकार है, यानी जो आप नंगी आंखों से अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं, स्फीयर, यही आकार आपको हर जगह नजर आएगा, चाहे वो तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में इसके अलग कोई दूसरा आकार आपको नजर ही नहीं आएगा। इसीलिए शेप ऑफ इकोनॉमी एक कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो शेप ऑफ इकोनॉमी की परिकल्पना है वो इसी जो साकार आकार है उस पर निर्भर है। अब
उस तीसरी किताब जो नवीन प्रयास पर आप पढ़ सकते हैं कि शेप ऑफ इकोनॉमी क्यों बनाई, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बना और ये हमारी अर्थव्यवस्था में क्या इसका महत्व हो सकता है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। आज हम डायनेमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक कोऑपरेशन में जो डायनेमिक शब्द है, इसका एक परिचय आप तक, अपने श्रोताओं को, अपने जितने भी इसके साथ में जुड़े हुए सम्मानीय लोग हैं, उन तक जो है इस शब्द के महत्व को समझाना जरूरी है। अब हम डायनेमिक कोऑपरेशन की जो बेसिक, जो मूलभूत प्रवृत्ति है, जो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में यही दो भावनाएं होती हैं, एक कोऑपरेशन की और कंपटीशन की, यानी सहयोग और प्रतिस्पर्धा। जब एक व्यक्ति इन्हीं दो मूलभूत प्रवृत्ति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता है, पूरे जीवन वो इन्हीं दो एक्टिविटीज के चक्र को अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर चलता है, तो व्यक्ति ही तो मिलकर एक समुदाय की रचना करते हैं, समुदाय ही तो मिलकर एक राष्ट्र की कल्पना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी अर्थव्यवस्था में हैं, उसका संचालन यही दो मूलभूत मानवीय प्रवृत्ति तो कर रही है। उसका रिप्रेजेंटेशन आर्थिक गति विधियों में, इसका इसका प्रतिनिधित्व कैसे हो रहा है। हर व्यक्ति दो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की। यानी जिंदा रहने के लिए उसे खाना जरूरी है, वस्त्र पहनना जरूरी है, रहने के लिए एक घर जरूरी है, और दूसरी सुख सुविधाएं वो अनिवार्य हैं कि नहीं है। मगर सभ्यता के विकास के साथ में, नॉलेज के विकास के साथ में, तकनीक के विकास के साथ में, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन और अधिक सुखमय और अधिक आनंदमय हो। तो ज़रूरतें जो है ना, आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती है। तो ये आवश्यकताएं बदलती रहती हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही आर्थिक विकास किया जाता है उसका। इसीलिए मैंने कहा कि कंजम्पशन इज द कॉज ऑफ कोऑपरेशन एंड प्रोडक्शन इज द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन। यानी सहयोग के बिना कंजम्पशन की प्रक्रिया अधूरी है, और प्रोडक्शन कोई भी होगा वो आखिर एक इंसान ही तो करेगा, एक इंसानों का समूह ही तो करेगा। तो प्रोडक्शन का टारगेट क्या होता है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। तो ये एक विपरीत भावना, मूल भावना होने के साथ ही
ये एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक अर्थात सप्लीमेंट्री है। इन्हें आप एक व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते और एक अर्थव्यवस्था में भी आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो डायनेमिक कोऑपरेशन का जो मूलभूत विचार है वो इसी बात पर है कि इन दोनों व्यक्तिगत स्तर पर भावनाओं को कैसे इनको संगठित किया जाए, इसको सामुदायिक स्वरूप दिया जाए, जिससे कि ये भावनाएं डायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को, उसके सिद्धांत का पालन करते हुए गतिशील रहे। स्थायी भाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर क्षण परिवर्तनशील एक नया बदलाव लेके आती नई साइंस टेक्नोलॉजी, एक नया नॉलेज, एक नई रिसर्च, एक नई तकनीक, ये सब बदलाव लेके आती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक बार संतुलन स्थापित हो गया। इन दोनों एक्टिविटीज के बीच में संतुलन हमेशा डायनेमिक रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो ये कैसे संभव है, यानी इसे एक संगठनात्मक, इसे ऑर्गेनाइजेशनल शेप कैसे दिया जा सकता है? तो मैंने उसको कहा है कि एक ये मॉडेस्ट अप्रोच है। मॉडेस्ट इसलिए क्योंकि अभी हम डायनेमिक कोऑपरेशन के परिचय मात्र से गुजर रहे हैं। ये परिचय कब पूरा होगा, कब संगठन वास्तविक हमारे जीवन में इसका कोई अस्तित्व बनेगा नहीं बनेगा, ये तो भविष्य के प्रश्न हैं। आज हम इस विचार के, इस संभावित ऑर्गेनाइजेशन के इसकी परिकल्पना के पीछे क्या तर्क है, क्या रीजन है, इसका उद्देश्य क्या है, केवल इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले सत्रों में हमने देखा कि एक व्यक्ति जब उपभोग और उत्पादन की प्रक्रिया करता है, तो वो जो उत्पादन की प्रक्रिया करता है, क्योंकि उससे उसको उसका जीवन यापन, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर तभी मिलती है जब वो उत्पादन की प्रक्रिया में जुड़ता है, उसके साथ में एसोसिएट होता है, और उसी एक्टिविटी के कारण उसकी इनकम होती है और उस इनकम का प्रयोग कंजम्पशन के लिए वो करता है, अपने और अपने परिवार के लिए। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो माता पिता हैं वो किस तरह हमारा, यानी कि उसको, अपने बेबी को कैसे वो उसके स्वास्थ्य की, उसके आहार की, क्या खा रहा है, कब सो रहा है, ये सारी चिंताएं करते हैं। और उसे एक, जिसे कहते हैं कि एक साल के बाद में दूसरे साल के बाद में तीसरे साल, और उसके बाद में उसको एक शिक्षित होने के लिए, एजुकेट होने के लिए किंडरगार्टन, फिर नर्सरी, उसके बाद में फिर एजुकेशन की प्रोसेस आगे चलती है। तो इस पूरी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि जब ये बच्चा
यानी जवान हो जाए, अपना नया परिवार बनाने के लायक हो जाए, शादी के लायक हो जाए, मैरिज करके अपना एक परिवार बनाने के लायक हो जाए, तो इसके जीवन यापन के लिए इसे एक नॉलेज की ज़रूरत होगी, उसे एक शिक्षा की ज़रूरत होगी। तो हमारी शिक्षा पूरी, इसका उद्देश्य यही होता है कि कैसे एक उम्र के बाद ये किसी जॉब को करने लगे, किसी उद्योग को लगाने लगे, किसी धंधे में लग जाए। यानी ये एक प्रक्रिया एजुकेशन की होती है, और उसके बाद में वो सारी ज़िंदगी अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी तरह से इनकम बढ़ाने का अवसर देखता रहता है, और सारी उम्र जो है ना इसी प्रक्रिया में उसका जीवन व्यतीत होता है। तो इस उत्पादन की प्रक्रिया के साथ में तो हमने जहाँ से वो उसको इनकम होती है, उसे तो हमने मूर्त रूप दे दिया। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव हमारी इंस्टिंक्ट है, जो प्रतिस्पर्धा करने की जो हमारी इंस्टिंक्ट है, उसके लिए तो हमने अनेक प्लेटफॉर्म बना दिए। अब आप देख लीजिए कि कितनी तरह की नौकरियां हैं, कितने तरह के उद्योग धंधे हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, मगर जब हम बड़ी उत्पादन प्रक्रिया की बात करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगा कि बैंक्स है, कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। यानी कि इनका स्थान अलग अलग सेक्टर में छोटा भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, मगर ये कहीं ना कहीं इनका संगठन है। मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि हर व्यक्ति का उद्देश्य तो उपभोग करना है। हर परिवार जानता है कि पैसा अलग है, अगर है उसके पास में, तभी वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपने मेंटेन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कंजम्पशन हमारी एक दूसरी मूलभूत भावना, सहयोग की मूलभूत भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका रिप्रेजेंटेशन हर व्यक्ति एज ए कंज्यूमर देता है। तो कंज्यूमर का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया हमने। यानी एक व्यक्तिगत स्तर पर अगर दो ही एक्टिविटी कर सकता है, एक एक्टिविटी के लिए तो हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, मगर दूसरी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए और उसे संतुलित करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की हमने परिकल्पना की ही नहीं, आज तक नहीं करी। इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे कई कि ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे कई कारण हैं। मगर क्या उन कारणों को समझकर उन्हें दूर करके एक नया रास्ता नहीं बनाया जा सकता? एक नए ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना नहीं की जा सकती? यही परिकल्पना डायनेमिक कोऑपरेशन की जो किताब है उसमें की गई है। ये एक विचार हो सकता है, मगर एक रूपरेखा,
आपके सामने हैं। अगर आप इस किताब का पूरा अध्ययन करेंगे कि एक संगठन, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना की गई। इसमें हर तरह के, चाहे वो किसान हो, चाहे लेबर हो, चाहे सैलरी करने वाले हों, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें दोनों हमारी आर्थिक गतिविधियां जो कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की हैं, उसका उनके बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य जो है, इन दोनों मूलभूत भावनाओं का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, आर्थिक गतिविधि, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, इन दोनों को एक मंच मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि कोऑपरेशन इज द कॉज एंड टारगेट शुड बी कॉम्पिटिशन। पिछले सत्रों में मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी कि अगर ये कंजम्पशन का काम जो है या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट का काम जो है, वो कंपटीशन की भावना को अनुशासित करने का है, उसे रेगुलेट करने का है। तो ये रेगुलेटरी पावर, ये डिसिप्लिनरी पावर, ये एक संगठन में अगर कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो ये संगठन की को रेगुलेट करने की पावर कहाँ से आएगी? उसे जब तक आप एक सामुदायिक समूह, एक ऐसा मंच नहीं देंगे, तो प्रतिस्पर्धा की भावना जो आज अनरेगुलेटेड है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। केवल सरकार की नीतियां जो हैं, कुछ पॉलिसीज जो हैं, वो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं, जबकि ये सरकारी प्रयास नहीं, ये व्यक्तिगत, एक सामाजिक, एक आर्थिक प्रयास होना चाहिए। आर्थिक विकास में इन दोनों भावनाओं को एक दूसरे के साथ में मिलकर कैसे आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसको दिया जाना चाहिए। तो कोऑपरेटिव और कंपटीशन, इन दोनों भावनाओं को डायनेमिक कोऑपरेशन में कैसे स्थान दिया गया है, किस कार्य योजना का इसमें आपको विवरण दिया गया है, उसके पीछे तर्क क्या है, रीजन क्या है, और आर्थिक विकास में इसका औचित्य क्या है, ये सब अलग अलग पहलू है जो हम आगे एक दो सत्र में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर इस दौरान अगर आप अपना योगदान विचारों में दें, एक डिबेट को अगर आप आगे बढ़ाएं, जो इसका विचार, उसके बारे में कुछ अपना भी योगदान दें, इसमें कंट्रीब्यूशन करें, तो ये चर्चा, इसका उद्देश्य सफल होगा। आप सभी को एक बार फिर मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएं, योगदान दें और निरपेक्ष प्रयास, इस प्रयास को
सफल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।